हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं समीर सर आपका आराध्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 10 डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि आप पार्ट 9 को अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 9 के अंदर हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में एक बढ़िया सा डिस्कशन किया हुआ है, जिसके एप्लीकेशंस पार्ट 10 प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज बेटर कि आप पहले थियोरेटिकल एस्पेक्ट को क्लियर कर ले, उसके बाद इन एग्जांपल्स को समझेंगे तो बहुत फंडामेंटली चीजें समझ में आएंगी। तो पहला एग्जांपल आपके पास आ रहा है बेरिलियम हाइड्राइड का, ठीक है। तो सबसे पहला काम, टोटल पेयर्स काउंट करो। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आएंगे, टोटल पेयर कैसे काउंट करेंगे। तो इट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली सेंट्रल एटम बेरिलियम है। अब बच्चे पूछेंगे सेंट्रल एटम कैसे पता चलेगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर उसकी क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है। प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, यहाँ पर कितने सराउंडिंग एटम्स है वो आपको लिखना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के हो जाएंगे 2। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स मतलब 2 हाइड्रोजन सराउंडिंग है, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपकी जो टोटल पेयर्स है, टोटल पेयर्स वो कितनी हो जाएगी। तो टोटल पेयर्स जो है वो आपकी 2 हो जाएगी। टोटल पेयर्स आपकी 2 हो जाएंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि इसके अंदर से बॉन्ड पेयर कितनी है और लोन पेयर कितनी है। तो बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं और लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। तो बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, बॉन्ड पेयर का मतलब है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स है 2। अच्छा, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर मतलब आपकी लोन पेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल पेयर भी 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 है, तो लोन पेयर जो है वो 0 हो गई। बच्चों याद रखो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर 0 है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मॉलिक्यूल ऑलवेज नॉन पोलर होगा। याद रखना बच्चों, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर 0 है तो वो ऑलवेज यहाँ पर आपका नॉन पोलर हो जाएगा। तो इस केस में बॉन्ड पेयर जो है वो 2 थी और लोन पेयर जो है वो 0 है। तो इस मॉलिक्यूल के शेप की अगर बात की जाए बच्चों, तो 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। VSEPR याद करो, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर मतलब मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। मॉलिक्यूल का शेप जो है वो आपका लीनियर हो जाएगा। अच्छा, कोई पूछे कि भाई पोलर है कि नॉन पोलर, तो आप तुरंत ही बता दोगे कि नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अच्छा, कोई पूछे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तक। इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में दिखाया था, इससे रिप्रेजेंट करें, इससे तो अच्छा है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि बच्चों डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए होता है। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, और अगर इसकी बात करो तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके डाइपोल मोमेंट के बारे में इन केस ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो आपका BF3 का है। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो उसी मेथड से आप लोगों को सबसे पहले टोटल पेयर्स निकाल लेनी है। टोटल पेयर्स कितनी हो जाएगी बच्चों। तो टोटल पेयर्स के लिए आपको सबसे पहले बोरॉन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पर से वैल्यूज रखूंगा, बराबर। तो टोटल पेयर्स जो है बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो देख लो। लिथियम बेरिलियम बोरॉन 2 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स 3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आपका आएगा 6/2। तो टोटल पेयर्स हो गई 3। अब उसमें से बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम।
तो यहाँ पर सेंटर एटम के आसपास कितने एटम सराउंडिंग है 3, तो बॉन्ड पेयर 3 हो गई, लोन पेयर कितनी हो जाएगी, टोटल पेयर्स माइनस बॉन्ड पेयर्स 3 - 3 मतलब कि 0 हो जाएंगी। अब देखो बच्चों अगेन एंड अगेन मैं फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ, अब आप लोगों को आना चाहिए। VSEPR याद करो, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो कौन सा शेप होना चाहिए, तो शेप होना चाहिए आपका ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो शेप लिख दीजिए VFF, ये हो गया आपका जियोमेट्री या तो शेप कुछ भी बोलो, क्योंकि लोन पेयर 0 है। बच्चों याद रखो, अगर आपको कोई शेप पूछे तो शेप आप बोलोगे ट्रायंगोनल प्लेनर, शेप आप बोल दोगे ट्रायंगोनल प्लेनर। और क्योंकि लोन पेयर 0 है, क्योंकि लोन पेयर 0 है मतलब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। याद रखो इस चीज को, अगर किसी मॉलिक्यूल का लोन पेयर 0 है तो वो ऑलवेज नॉन पोलर होगा, नॉट नॉन प्लेनर, नॉन पोलर होगा। अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर 0 है तो मॉलिक्यूल ऑलवेज कैसा होगा, नॉन पोलर। तो ये हमें जो यहाँ पर शेप दिखा दिया है। अगर आपको कोई पूछे कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आएगी, तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ आएगी, इसके अंदर यहाँ से यहाँ आएगी, और इसके अंदर यहाँ से यहाँ आएगी। कोई पूछे क्यों, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तक होता है, तो बोरोन से लेकर के फ्लोरीन तक आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका है SF4 का, सल्फर ट्राइफ्लोराइड का SF4, ठीक है। SF4 के अंदर कैलकुलेट कर लीजिए टोटल पेयर्स, तो टोटल पेयर्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सल्फर कौन से ग्रुप का है बच्चों, ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली मतलब 15 ग्रुप का है। ऑक्सीजन के अंदर सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन फैमिली में 6, तो यहाँ पर सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी चेक कर सकता है इसको। यहाँ पर 16 आएगा, 2, 8, 6, तो देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स है 4, तो 6 + 4 / 2 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप बॉन्ड पेयर देखो तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स 4 हैं, 4 फ्लोरीन है, तो लोन पेयर क्या हो जाएंगी, टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर के हिसाब से 5 - 4 मतलब लोन पेयर आपकी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, बराबर। शेप सोचिए कैसा हो जाएगा, सीसो शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, सीसो। तो इसका अगर मैं शेप ड्रॉ करने का ट्राई करूं तो सीसो शेप होगा F F F F, ये सीसो हो गया, 4 लोन बॉन्ड पेयर्स आ गई। अब लोन पेयर जो है वो स्पेस के अंदर मैक्सिमम जगह होके इस तरीके से अरेंज होती है, या उसको मिनिमम रिपल्शन मिले इस तरीके से होता है। तो अगर आपको कोई जियोमेट्री पूछे तो ट्रायंगोनल बायपिरामिडल होगा, लेकिन शेप पूछे तो सीसो होगा, क्योंकि हम जियोमेट्री में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं और शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिख भी देता हूँ, शेप तो वो हो जाएगा सीसो, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे जियोमेट्री तो जियोमेट्री हो जाएगा ट्रायंगोनल बायपिरामिडल। ट्रायंगोनल बायपिरामिडल। चलिए अब हमारी मेन बात कि भाई ये मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। तो बच्चों यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा, मॉलिक्यूल पोलर होगा। कैसे पता चला, तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, मैंने आपको बताया था जब लोन पेयर 0 हो तो बिना देखे लिख दो नॉन पोलर, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो कोई भी तो वो मॉलिक्यूल पोलर होता है। अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगी, मतलब μ इज नॉट इक्वल टू 0, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर हो रहा है सब लोगों को, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है, बराबर। अब मीथेन की बात करते हैं, CH4, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगा ताकि आपको डाइपोल मोमेंट का कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ हो तो आप आसानी से बोल सकते हो कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा।
ठीक है। साथ साथ में VACPR का भी प्रैक्टिस होता जाएगा आपका यहाँ पर, तो मेहनत एक बार करनी है और फायदे जो है वो अनेक है, ठीक है। तो टोटल पेयर्स देख लो कितनी होगी बच्चों। टोटल पेयर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं 4, सराउंडिंग एटम्स भी 4, 4 हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कहने का मतलब टोटल पेयर्स हो जाएंगी 4। अब इसके अंदर से बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स यहाँ पर कितने हैं 4। लोन पेयर, अगर चारों की चारों बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर 0 होगी, क्योंकि लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल पेयर माइनस बॉन्डिंग पेयर, तो 4 माइनस 4 मतलब कि 0 हो जाएगी। तो बच्चों को ये CPR टेबल देखो, बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 0 हो तो शेप क्या आता है, तो शेप आपका आ जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप बोल दो या ज्योमेट्री बोल दो एक ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर 0 है। तो सबसे पहले तो शेप की बात कर लेते हैं, तो शेप आपका आएगा टेट्राहेड्रल। चलिए ये बात हो गई। अब आपका बोलते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, तो बच्चों लोन पेयर 0 है, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो आपका नॉन पोलर हो जाएगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। अगर आपको कोई डायपोल मोमेंट का वैल्यू पूछे तो आप आराम से बता सकते हो कि 0 है। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल 0 है तो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो उसकी डायपोल मोमेंट म्यू जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आई होप क्लियर होगा आपको डायपोल मोमेंट और उसका डायरेक्शन दोनों ही। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो वाटर होगा H2O, ठीक है। तो टोटल पेयर्स काउंट कर लो, टोटल पेयर्स। अब बच्चों यहाँ पर वाटर के अंदर सेंट्रल एटम के बारे में खास ध्यान रखना, वो ऑक्सीजन है, वो आपको पता तो चल ही क्या होगा। बट ये एक ऐसा स्पेशल एग्जाम है जिसके अंदर एग्जाम्पल है जिसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंट्रल एटम है, विच इज ऑक्सीजन। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। तो टोटल पेयर्स यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, देखो उसका नंबर कम है, जिसका नंबर जनरली कम होता है ना वो सेंट्रल एटम होता है, बराबर। तो ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इसको गलती से हाइड्रोजन मत काउंट करना। ऑक्सीजन के सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 6। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो देख सकता है 2 6, ठीक है। 6 प्लस सराउंडिंग एटम्स है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 8/2 कहने का मतलब टोटल पेयर कितनी हो जाएगी बच्चों 4। अब टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर कितनी है, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स यहाँ पर 2 है तो बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगी। तो लोन पेयर क्या होगी बच्चों, तो लोन पेयर मतलब टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर 4 है बॉन्ड पेयर 2 है, तो कहने का मतलब लोन पेयर भी 2 ही हो जाएगी। तो VACPR टेबल याद करो, बराबर। 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो तो शेप कैसा आता है, तो शेप आपका बेंट आता है, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं तो ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। ये 2 बॉन्ड पेयर हो गई और ये आपकी 2 लोन पेयर हो गई। बोलो क्लियर है सब लोगों को। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, तो देखो बच्चों इसके पास लोन पेयर है, कहने का मतलब कि ये मॉलिक्यूल पोलर आएगा, इसकी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगी, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि इसका जो म्यू है वो पॉजिटिव आएगा, इसका डायपोल मोमेंट म्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, बराबर। इसका अगर आपको कोई शेप पूछ ले, शेप, तो शेप आप लोग बोल दोगे बेंट, और अगर आपको इसका कोई जियोमेट्री पूछ ले तो आप लोग बोल दोगे टेट्राहेड्रल। अभी भी जिन बच्चों को शेप और जियोमेट्री में कंफ्यूजन है वो समझ लें कि जियोमेट्री के अंदर हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों देखते हैं, तो दोनों को देखोगे तो ये आपको टेट्राहेड्रल दिखेगा। और अगर आप शेप की बात करो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही देखी जाती है। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। मैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स करा रहा हूँ बच्चों, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाए। एग्जामिनेशन के अंदर डायपोल मोमेंट का कोई भी न्यूमेरिकल आपको आएगा तो उसको आप आसानी से अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। टोटल पेयर काउंट कर लो,
तो टोटल पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। फास्फोरस यहाँ पर सेंट्रल एटम है। फास्फोरस कौन से फैमिली का है? तो नाइट्रोजन फैमिली का। एटॉमिक नंबर क्या है? तो 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 285, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 5। सराउंडिंग एटम्स है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 8/2 कहने का मतलब टोटल पेयर्स आ जाएगी 4। अब इसके अंदर से बॉन्ड पेयर कितनी है? तो बॉन्ड पेयर जो है दैट इज नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स व्हिच इज 3। अब इसके अंदर से आपको कोई पूछे लोन पेयर कितनी है, तो टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर 4 बॉन्ड पेयर 3, तो लोन पेयर आ जाएगी 1। अच्छा, अब VSEPR का टेबल देख लो। VSEPR का टेबल देखने पर आपको पता चलेगा कि अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल का शेप पिरामिडल होता है। ठीक है, शेप जो है वो पिरामिडल होता है। ठीक है, अच्छा अब एक लोन पेयर कहाँ पर रखोगे? तो एक लोन पेयर सबसे ज्यादा उसको स्पेस मिले, मिनिमम रिपल्शन मिले, उस तरीके से सिचुएटेड होगी। तो अगर आपको कोई पूछे शेप तो आप बोलोगे पिरामिडल, पिरामिडल। अगर आपको कोई पूछे जियोमेट्री, मैं दोनों VSEPR भी करा रहा हूँ, साथ साथ में आपका डायपोल मोमेंट के न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ। तो जियोमेट्री आपको कोई पूछ ले बच्चों तो वो आप लिखोगे टेट्राहेड्रल। अच्छा, यहाँ पर आपकी लोन पेयर जो है वो 1 है, यहाँ पर आपकी लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसकी डायपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, या तो म्यू जो है वो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है। डायपोल मोमेंट म्यू जो है वो पॉजिटिव है। अगर कोई आपको पूछे डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन दिखा दो तो आप आसानी से दिखा सकते हो, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो इस बाजू आएगा, यहाँ पर भी एरो इस बाजू आएगा, और ये लाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बाद आएगी। एरो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आएगा और ये लाइन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ आएगी। तो आई होप आपको PCl3 भी क्लियर है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स को बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क के स्वरूप में लिख रहा हूँ, आपको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है और आपको टोटल पेयर्स काउंट करके शेप जियोमेट्री बता के अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहला है आपका PCl5। इन सभी को आप लोग कॉपी में खुद से करोगे, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकोगे। ठीक है, उसके बाद है ClF3। ठीक है, उसके बाद अगर और आप एक एग्जांपल्स देखें तो एक और एग्जांपल दे देते हैं SF6। इन 3 मॉलिक्यूल्स को बच्चों आप लोग घर में अपनी कॉपी के अंदर करोगे और जो भी होगा वो मुझसे कंसर्न करोगे। अब एक NCERT के क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पहले तो बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको बोला है कि why NH3 has greater dipole moment than NF3। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है why NH3 has greater dipole moment than NF3। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे वो समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, एमोनिया और NF3 दो मॉलिक्यूल का कंपैरिजन आपको दिया है। अब हर बच्चे को पता है कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, और हाइड्रोजन उसकी कंपैरिजन बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बनने वाला बॉन्ड बहुत ही ज्यादा पोलर होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो इस मॉलिक्यूल के पास तो 3 पोलर बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल के पास भी पोलर बॉन्ड है लेकिन इसके जितने नहीं है। तो पोलरिटी या डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा आना चाहिए लेकिन और इसका कम आना चाहिए, है ना। बट रियल सेंस में अमोनिया का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है। चलिए समझने का ट्राई करते हैं क्यों। तो इसका जो आंसर है वो इसके शेप के अंदर छुपा हुआ है या ज्योमेट्री के अंदर छुपा हुआ है। बच्चों समझो, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही जरूरी है। अगर मैं आपको NH3 की ज्योमेट्री ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी होगी।
मतलब जियोमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। NF3 भैया की भी वैसी ही है, ठीक है। NF3 के अंदर भी जियोमेट्री जो है वो कुछ इसी प्रकार की है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर NF3 की डायपोल मोमेंट ज्यादा कैसे है? तो डायपोल मोमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स की डायपोल मोमेंट है ना, उनकी डायरेक्शन को डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन होगा बच्चों? नाइट्रोजन होगा, क्लियर सी बात है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होगा। अच्छा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ एमोनिया, in case of NH3 nitrogen is more electronegative element, more electronegative element। अच्छा, in case of NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड के केस में फ्लोरीन is more electronegative element, more electronegative element। तो NF3 के अंदर फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NH3 में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आप एमोनिया के अंदर देखें तो सभी डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स को सम करोगे तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि सभी डायपोल मोमेंट वेक्टर्स का डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन है, टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। तो इन केस ऑफ एमोनिया all NH bond have dipole moment in same direction, dipole moment in same direction। तो अगर डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो सबका एडिशन होगा और कुल मिला के जो नेट डायपोल मोमेंट आएगी म्यू नेट वो ज्यादा होगी। तो म्यू नेट विल बी ग्रेटर कंपेयर टू NF3। क्यों कंपेयर टू NF3? तो नेट डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा क्यों आएगी? क्योंकि NF3 में एवरी डायपोल मोमेंट वेक्टर इज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर NH3 के अंदर म्यू नेट जो है वो ग्रेटर आएगी। म्यू नेट क्या होता है? इन तीनों का सम ग्रेटर देन NF3। म्यू नेट जो है वो NF3 से ग्रेट आएगी, ज्यादा वैल्यू क्या आएगी? क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन से एक ही डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, मतलब जो नेट डायपोल मोमेंट आएगी उसका वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा। NF3 में डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो सब अलग अलग डायरेक्शन में, इसका मतलब कि यहाँ पर म्यू नेट जो है वो भले ही फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो बट कम आएगी। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, समझना, ठीक है। हम लोगों ने लुईस थ्योरी पढ़ा। लुईस थ्योरी का लिमिटेशन जो है वो VSEPR थ्योरी ने रिमूव किया और VSEPR थ्योरी के जो लिमिटेशंस है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो रिमूव करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज अकरिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये थ्योरी ऐसा बोलती है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसका रीजन पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो लिख देते हैं according to this theory covalent bond is formed by
formed by covalent bond is formed by partial overlapping. एक ये वर्ड को समझने का ट्राई कीजिएगा, partial overlapping यहाँ पर overlapping जो है वो partial होगा, partial overlapping of, ये क्यों partial होता है वो थोड़ा आगे मैं समझाऊंगा, half filled atomic orbitals, half filled atomic orbitals, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा ना तब दोनों एटम्स की हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आधी भरी हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियल ओवरलैपिंग करेगी। अच्छा, दिस ऑर्बिटल्स must contain electrons with opposite spin, ये दोनों जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। इन दोनों के ही अंदर इनकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, when two atoms, अब जो दो एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, when two atoms approach each other obviously to form covalent bond, there are two type of forces which comes into the existence. When two atoms approach each other to form covalent bond, approach each other to form covalent bond, two types of forces come into picture, दो टाइप के फोर्सेस जो है वो पिक्चर में आते हैं। अभी तक के पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। इस थियरी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल के पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। तो एक ऑर्बिटल इधर है तो उसके ऊपर दूसरी ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। अगर एक ऑर्बिटल ऐसी है ना तो उसके बीच में दूसरी ऑर्बिटल पार्शियली ओवरलैप हो जाएगी। तो वो ऑडी का सिंबल है ना, ऐसा लगेगा आपको दूर से देखो, ठीक है। कंप्लीटली ओवरलैप नहीं, पार्शियल ओवरलैप। अच्छा, जो दो एटम्स की ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रही है उनके स्पिन्स जो हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए। उनके स्पिन्स कैसे होने चाहिए? ऑपोजिट होने चाहिए। अच्छा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने के लिए एक दूसरे से नजदीक आएंगी तब उनके बीच में दो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस आएंगे। पहला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा जो है दैट इज रिपल्सिव फोर्स। अब बच्चों समझना कि अट्रैक्टिव फोर्स कहां पर लगता है और रिपल्सिव फोर्स कहां पर लगता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां पर लगता है? बिटवीन electrons of one atom and nucleus of other atoms, electrons of one atom and nucleus of other atom। रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में लगता है? तो रिपल्सिव फोर्स जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ या तो फिर न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ या तो न्यूक्लियस ऑफ सेकंड एटम। समझना, एक एटम दूसरा एटम, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। लाइकवाइज दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन पहले एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। तो ये दोनों हो गए अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। अब पहले का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन रिपेल, पहले का न्यूक्लियस और दूसरे का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर एंड न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर, ठीक है। अभी डायग्राम लिखूंगा तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी।
नेक्स्ट जो पॉइंट मैं लिखूंगा वो ये है कि हियर इलेक्ट्रॉन repel each other and nucleus repel each other, ठीक है। चलिए अभी फिगर ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, बराबर। तो सपोज कीजिए कि एक एटम का न्यूक्लियस ये है, सॉरी दूसरा एटम, एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, ये आपका एटम 1 और ये आपका एटम 2। चलिए ये हो गया। अब इन दोनों के न्यूक्लियस को सेंटर में पॉजिटिव से दिखा देते हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर ये जो है वो इसका न्यूक्लियस हो गया। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं समझ लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब समझिएगा अट्रैक्शन कहाँ पर आ रहा है, तो पहला तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। दूसरा अट्रैक्शन कहाँ पर आएगा, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आएगा। बाकी के जो भी फोर्सेस है वो रिपल्शन है। रिपल्शन के फोर्सेस को ब्लैक से कंटीन्यूअस लाइन से दिखा रहा हूं, तो ये आपका रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका रिपल्शन हो जाएगा और ये भी आपका रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा और इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा वापस से। बोलो क्लियरली समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम 1 एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम 2 अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम 2 रिपल्शन, न्यूक्लियस ऑफ एटम 1 न्यूक्लियस ऑफ एटम 2 रिपल्शन। तो कहने का मतलब दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी है और रिपल्शन फोर्स भी है। इसीलिए ही जो ओवरलैपिंग हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो पार्शियल है, वो कंप्लीटली नहीं हो रहा है। देखो इस तरीके से पार्शियल ओवरलैपिंग इसीलिए ही हो रहा है, पार्शियल ओवरलैपिंग इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस तो है बट साथ साथ में रिपल्शन फोर्सेस भी हैं। इसका मतलब कि ओवरलैपिंग जो है वो पार्शियल हो रहा है। अब इस थियरी के हिसाब से दो टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हैं, पहला है सिग्मा और दूसरा है पाई। ये थियरी कंटिन्यू ही है लेकिन इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू।